कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह का अध्ययन करेंगे। पहले कवि निराला जी का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। कवि निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 यानी 1899 में हुआ। वे मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनकी औपचारिक शिक्षा मात्र 9वीं कक्षा तक हुई और उन्होंने स्वाध्याय से ही संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। उनके जीवन पर स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। कवि निराला जी का जीवन अत्यंत संघर्ष में रहा। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। इसके अलावा उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उन्होंने ख्याति अर्जित की। निराला रचनावली इस नाम से 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला को विस्तृत सरोकारों का कवि कहा जाता है। उनकी कविता में क्रांति की भावना निहित है। शोषक विशेषकर उन्होंने शोषण का विरोध किया है। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में गहरी सहानुभूति उत्पन्न हुई है। उनकी जो कविता है शोषित वर्ग के प्रति, पीड़ित वर्ग के प्रति और प्रताड़ित वर्ग के प्रति सहानुभूति की भावना व्यक्त की गई है। शोषण का उन्होंने अत्यंत विरोध किया है। शोषण का उनकी कविता में विरोध किया गया है शोषण। और कवि निराला 1961 में इस संसार से अलविदा हो गए, यानी 1961 में उनका निधन हो गया। अब इस कविता उत्साह का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है। उत्साह के माध्यम से कवि ने एक क्रांति का संदेश दिया है। बादल निराला जी का एक प्रिय विषय है। बादल के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयत्न किया गया है। दूसरी ओर एक पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला भी ये बादल है ना। पीड़ित वर्ग को, प्यासे वर्ग को एक उनकी प्यास बुझाने के लिए उनकी आकांक्षा को पूरा करने का माध्यम भी एक बादल है। दूसरी ओर एक बादल के माध्यम से क्रांति का भी संदेश दिया गया है ना। सामाजिक क्रांति में बदलाव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कविता क्रांति का संदेश वाहक होती है। कविता के माध्यम से समाज में क्रांति लाई जा सकती है। निराला जी ने भी यही किया। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में क्रांति लाने का कार्य किया है ना। तो उन्होंने अपना मुख्य विषय से चुना बादल। उन्होंने बादल के माध्यम से समाज को जागृत करने का काम किया। बादल के माध्यम से सामाजिक जो उपेक्षित वर्ग था, तो जो पीड़ित वर्ग था, उसको जगाने का प्रयत्न किया और अपने अधिकारों को प्रति सजग रहने की उन्होंने बात कही। इस उत्साह आह्वान गीत में यह गीत बादल को संबोधित है। जैसे कि आपको बताया गया, बादल निराला का एक प्रिय विषय है। इस कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। दूसरी ओर अट नहीं रही है इन पंक्तियों में, कविता में फागुन की मादकता को भी दिखाया गया है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है।
यानी एक और क्रांति की भावना व्यक्त की गई है, तो दूसरी ओर सौंदर्य की भी कवि बात करते हैं। कवि ने बादल का मानवीकरण इसमें किया है। देखिए, कविता पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। बादल गरजो, इस कविता में कवि ने बादल को गरजने के लिए कहा है। बादल से कवि गरजने का आह्वान करता है। कवि कहता है कि बादलों की रचना में एक नवीनता भी है। ललित ललित काले घुंघराले, कवि कल्पना कर रहा है आकाश में जो बादल छाए हुए हैं किस तरह के सुंदर सुंदर हैं। ललित ललित बादल के सुंदर बादल सुंदर बादल हैं, काले घुंघराले। ऐसा लगता है कि बालक जिस तरह से बालक के सुंदर सुंदर घुंघराले बाल होते हैं, उसी तरह से जो आकाश में जो बादल छाए हुए हैं उनके वो भी उसी तरह प्रतीत होते हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे उसमें किसी बालक की कल्पना समाई हुई है बादलों में। उन बादलों में कवि बालक की कल्पना करता है, जिस तरह से बालक के जो घुंघराले सुंदर सुंदर बाल होते हैं, ठीक उसी तरह से बादल प्रतीत हो रहे हैं बादल। और उन्हीं बादलों से कवि कहता है कि वह पूरे आसमान को घेर कर घोर ढंग से गर्जना करें, क्योंकि आसमान को बादलों में आसमान को घेरने की क्षमता होती है, बादलों में आसमान को ढकने की क्षमता होती है। आप देखते हैं कि जब आसमान में बादल आ जाता है तो सूर्य भी नहीं दिखाई देता, वो पूरे आसमान को ढक देता है। सूर्य भी नहीं दिखाई देता, चंद्रमा नहीं दिखाई देता, तारे नहीं दिखाई देते। मतलब बादलों में आसमान को पूरे ढकने की क्षमता होती है। तो ठीक उसी तरह से कवि पीड़ित वर्ग की ओर इशारा कर रहा है, शोषित वर्ग की ओर इशारा कर रहा है कि हर किसी व्यक्ति में वो क्षमता है। देखिए, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। बादल के हृदय में जिस तरह असीम ऊर्जा भरी हुई है ना। बादल के हृदय में अब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं बिजली कौंधती है इससे पहले। तो कवि ये भी संदेश देना चाह रहा है कि क्रांति, बादल के माध्यम से क्रांति का संदेश दे रहा है कवि, कि जिस तरह से विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। उर का मतलब हृदय में। किसके हृदय में? बादलों के हृदय में। बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है। तो जिस तरह से बादलों में बिजली कौंधने की क्षमता होती है, वो बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से व्यक्ति में भी एक ऊर्जा है। वो लोगों को ऊर्जा प्रदान करना चाहते हैं, लोगों को जगाना चाहते हैं, लोगों को क्रांति का संदेश देना चाहते हैं। तो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, खासकर जो शोषित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग हैं, उनको कवि जगाना चाहते हैं, उनको उत्साह से भरना चाहते हैं। कवि बोलते हैं, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कि वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यानी कवि ये कहना चाहते हैं कि जिस बादल के हृदय में जिस तरह से एक ऊर्जा भरी हुई है, एक बिजली के जिस तरह से बिजली बादल से कौंधती है, उसी तरह से शोषित और पीड़ित वर्ग को कवि जगाना चाहता है कि उनमें भी उत्साह का संचार हो, शोषित वर्ग में भी उत्साह का संचार हो। बोलते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निनाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा थे अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, इन पंक्तियों में कवि ने तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में लिखा है। सभी लोग गर्मी से बेहाल हैं, तपती गर्मी से बेहाल हैं, उनका मन कहीं और नहीं लग रहा है। ऐसे में कई दिशाओं से बादल घिर आए हैं। कवि उन बादलों से कहता है कि तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। बोलते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निनाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत घन,
है ना, वो बादल ऐसी दिशा से आए जिसका कुछ पता नहीं है, अनंत दिशा से आए हैं बादल घन। और तप्त धरा बादलों से आह्वान करता हुआ आ रहा है कि इस तप्त धरा धरा को, इस तपी हुई धरा को, इस गर्म धवा को, पृथ्वी को जल से, अपने निर्मल जल से शीतल कर दो। तो कवि बादलों से आह्वान कर रहा है, गरजने के लिए आह्वान कर रहा है। दूसरी ओर वो तप्त धरा को मतलब तप्त धरा को शांत भी करना चाहता है, तप्त धरा को शीतल भी करना चाहता है कवि। यानी अब इसमें प्रश्न ये भी आता है अब कि कवि बादल से बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है, क्योंकि बादल तो आ, लोगों को लाभ तब पहुंचाएगा जब वो बरसेगा। जब बादल बरसेगा तो लोगों की खेती अच्छी होगी और भी कई तरह के फायदे होंगे। लेकिन कवि एक क्रांति का संदेश देना चाह रहा है, इसलिए वो बादल को बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। यानी कवि ये कहता है कि अब केवल रिमझिम बारिश से काम नहीं चलने वाला है। यानी कहने का मतलब है कि खाली सहानुभूति से काम नहीं चलने वाला है। आप जिस तरह से जो जिनका शोषण जिनका समाज का शोषण हो रहा है, जब तक आप शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक आपका शोषण होता रहेगा। कभी ये भी चित्रित करना चाहता है कि शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। दूसरी ओर कवि ने इसका शीर्षक उत्साह रखा है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, यह कविता उत्साह को चित्रित करती है निश्चित तौर पर। जिस तरह उत्साह से हर भारतीय मानसून का इंतजार करता है और उसका स्वागत करता है, और मतलब ये भी कहे कि मानसून पर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और पूरी संस्कृति टिकी हुई है, पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। अगर जिस समय बारिश नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि खेती कम हो गई है ना। और जब बारिश आती है तो कहीं ना कहीं कृषक वर्ग के लिए भी एक बादल एक उत्साह का संदेश देता है, कहीं ना कहीं उत्साह का संचार कर देता है। तो एक और यहाँ पर भी किसानों के मन में एक उन लोगों के मन में जो उसका इंतजार कर रहे हैं, मतलब पानी का इंतजार कर रहे हैं, बादल का इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बारिश आने से उनकी फसल अच्छी होगी, उनकी खेती अच्छी होगी, और इसलिए उनमें उत्साह का संचार हो रहा है। दूसरी ओर उत्साह इस बादल के माध्यम से कवि पीड़ित और शोषित वर्ग के प्रति मतलब के प्रति उत्साह की भावना जागृत करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्साह शीर्षक कवि ने ठीक रखा है, इसका शीर्षक उत्साह। और इस कविता में बादल कई अर्थों की ओर संकेत करता है, जैसे कोई अनगढ़ बालक, कोई नवीन रचना, या फिर कोई अनजान दिशा से आया कोई पथिक। इस ओर भी ये बादल संकेत करता है। दूसरी ओर इसमें अनेक शब्दों का प्रयोग, जैसे कि विद्युत, छवि, वज्र इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिसे नाद सौंदर्य का भाव मिलता है ना। नाद सौंदर्य आप जानते हैं कविता में, नाद सौंदर्य यानी जिससे किसी ध्वनि उत्पन्न हो जाए, जिससे कोई, है ना, ध्वनि की भावना मिले। जैसे विद्युत, छवि, वज्र कठोरता का पर्याय है। ये सारे कविता में नाद सौंदर्य भी मिलता है कविता में। आगे दूसरा देखते हैं, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, इन पंक्तियों में कवि ने फागुन मास की जो सुंदरता है उसका वर्णन किया है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। फाल्गुन महीने का इसमें मानवीकरण किया गया है ना। मानवीकरण आप जानते हैं कि प्रकृति जहाँ मानव जैसी हरकत करने लग जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है ना। मानवीकरण, मानव जैसा करण, है ना। प्रकृति बोल नहीं सकती, प्रकृति चल नहीं सकती, प्रकृति हिल नहीं सकती, प्रकृति बोल नहीं सकती, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रकृति का कोई शरीर नहीं होता, प्रकृति कभी सांस नहीं ले सकती, प्रकृति सांस नहीं ले सकती। लेकिन इसमें कवि ने प्रकृति को सांस लेते हुए दिखाया गया। देखिए, अट तो मानवीकरण अलंकार है, नहीं, मानव जैसे काम प्रकृति जब करने लग जाए तो मानवीकरण। तो कवि ने इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। अट नहीं रही है आवा फागुन की तन, सट नहीं रही है।
कवि कहते हैं कि फाल्गुन मास की जो सुंदरता है, जो आभा है, वो बहुत सुंदर है। वो सट अट नहीं रही है, वो सट नहीं रही है, अट नहीं रही है ना। वो इन आंखों से देखी नहीं जा रही, मतलब इतनी ज़्यादा अत्यधिक सुंदरता है, बहुत ज़्यादा सुंदरता है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कवि कहता है कि फाल्गुन मास में, अगर फाल्गुन मास की जो हवा है, सांस, ऐसा लगता है कि उस सांस लेने से, उस हवा से प्रत्येक घर घर भर देते हो। वो हवा प्रत्येक घर में विराजमान है, मतलब प्रत्येक घर को सुंदरता प्रदान कर देती है। प्रत्येक घर को एक ये करें कि एक नव यौवन का, मतलब हम नव यौवन नहीं, अगर हम ये कहें काफ़ी एक नयापन का एहसास कराती है ना। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। उसकी सुंदरता, ऐसा लगता है कि उस फाल्गुन मास की सुंदरता से आसमान में उड़ने का मन करता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, है ना। ये फाल्गुन मास की बात कवि कर रहे हैं कि इतनी सुंदरता है। कहीं हर जगह पत्ते, हरे हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, है ना। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं पड़ी है उर में, है ना। उर मतलब हृदय में। किसके हृदय में? फाल्गुन मास के हृदय में। तो फाल्गुन मास का तो हृदय नहीं हो सकता, तो कहीं मतलब हृदय किसका? मानव का होता है। तो इसे कहते हैं मानवीकरण, अलंकार, मानवीकरण है। तो कवि ने फाल्गुन मास का मानवीकरण किया है। तो कवि कहता है कि कहीं कहीं लाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, है ना। कहीं मंद गंध पुष्पमाल, है ना। कहीं फूलों की माला, कहीं गंध सुगंध, इस तरह से कहीं पेड़ों में अनेक तरह के फूल लदे हुए हैं। उसकी इस तरह उसकी सुंदरता है। चारों ओर हरियाली है, चारों ओर हरे हरे पत्ते हैं, और उसकी सुगंध चारों ओर फैल रही है। पाट पाट शोभा सी पट नहीं रही है, और उसकी शोभा सी, उसकी जो सुंदरता है, उसका बखान नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से कवि ने आ, पहली उत्साह गीत में एक क्रांति का संदेश दिया है, लोगों को जगाने का एक संदेश दिया है, लोगों के अंदर नवजीवन, एक तो नवजीवन का संदेश दिया है ना। उस तो दूसरी ओर फाल्गुन मास की सुंदरता का भी इसमें वर्णन किया गया है। उम्मीद है कि आपको ये कविता, इसका भावार्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद।